और हम जा रहे हैं। हम परमाणु हथियार उन सभी को देंगे जो पश्चिम के खिलाफ उनका उपयोग कर सकते हैं। हम सभी तरह के रणनीतिक हथियार अमेरिकी वर्चस्व, पश्चिमी वर्चस्व, नाटो के सभी दुश्मनों को देने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व से लेकर सुदूर पूर्व तक होगी। उत्तर अमेरिका, हम युद्ध करने जा रहे हैं। यह विश्वासघात आपकी सोच से भी बुरा है। एक अमेरिकी विशेष दूत एक विदेशी आक्रामक देश को यह सलाह दे रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे प्रभावित किया जाए। शायद आपने ये पहले ही देखा होगा। एक लीक्स कॉल में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार को ट्रंप पर दबाव डालने और यूक्रेन को टोमहॉक मिसाइलें भेजने से रोकने की सलाह देते दिखे। यह तब हुआ जब रूस यूक्रेन के अंदर अमेरिकी डॉक्टरों पर हमला कर रहा था। इस विश्वासघात का नतीजा विनाशकारी है। सिर्फ 7 दिन बाद जब विटकॉफ ने रूस को अमेरिकी मिसाइलें रोकने में मदद की, रूसी सेना ने जानबूझकर यूक्रेन के एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया और मासूम बच्चों के खिलाफ युद्ध अपराध किए। इतना सब बुरा होने के बाद भी विटकॉफ को खुद नहीं पता वह क्या चाहता है। वह युद्ध से बचने के लिए यूक्रेन छोड़ना चाहता है, लेकिन यूक्रेन को छोड़ देना मतलब यह होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को आगे चलकर और भी बड़ा युद्ध झेलना पड़ेगा। यह सीधा सा है। विटकोव पर रूस के साथ बातचीत का नेतृत्व करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पुतिन को बुरा इंसान नहीं मानता। वह एक जटिल स्थिति है। वह युद्ध और उसमें शामिल सभी चीजें उस तक ले गई। वही पुतिन जो अफगानिस्तान में हर अमेरिकी सैनिक की हत्या पर तालिबान लड़ाकों को इनाम दे रहा था। वही पुतिन जिसने एक नागरिक विमान भी गिरा दिया था, जिससे एक अमेरिकी की मौत हुई और दुनिया भर में कई निर्दोष लोगों की जान गई। लेकिन जाहिर तौर पर विटकोव के अनुसार वह बुरा इंसान नहीं है। अब मैं समझता हूं कि विटकोव रूस और पुतिन की आलोचना नहीं कर सकते अगर वह उनसे बातचीत करना चाहते हैं और इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बना सकें। मुझे यकीन है आपने यह देखा होगा। यह एक कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है जो स्टीव विटकॉव और यूरी यूशकोव के बीच लीक हुआ था। वह व्यक्ति स्वयं पुतिन के वरिष्ठ रूसी सलाहकार हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसे रोककर पूरी बात पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ है। ये कॉल 14 अक्टूबर को हुई थी, ठीक कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। उस बैठक का मकसद यूक्रेन को टोमहॉक मिसाइलें देना था। अब इस कॉल में हम स्टीव विटकोव को रूसियों को यह सलाह देते हुए सुन सकते हैं कि वे ट्रंप को यूक्रेनियों को टोमहॉक न देने के लिए कैसे मना सकते हैं। यही लक्ष्य था। वह रूसियों की मदद करना चाहता था। उसने यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ रूसी युद्ध अपराधों के बारे में बात नहीं की। उसने रूसियों द्वारा यूक्रेनी स्कूलों या यूक्रेनी किंडरगार्टन पर हमला करने के बारे में बात नहीं की। नहीं, वह बस चाहता है कि रूसी ठिकानों को अमेरिकी टॉमहॉक से नष्ट न किया जाए। इस लीक से पता चला कि 28 बिंदुओं की योजना, जिसे स्टीव अपनी योजना बताने की कोशिश कर रहा था, असल में योजना रूसियों की थी। वह दिखावा कर रहा था कि यह उसकी योजना है ताकि ट्रंप समर्थन करें। दोनों रूसी अधिकारी कहते हैं हम खुद दस्तावेज बना देंगे और उन्हें लगेगा जैसे ये उनका है। मुझे नहीं लगता वे हमारी पूरी बात मानेंगे, पर ये जितना हो सकेगा उसके करीब होगा। क्रिस्टो ने कहा यही तो आपकी रिपोर्टिंग है और फिर आप इसे काले और सफेद में देखते हैं। ये अविश्वसनीय है। सही है। मुझे ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित अनुवाद को थोड़ा ठीक करना है क्योंकि रूसी का असली अनुवाद यह है। आइए हम उन्हें अपना संस्करण दें, वे उसे अपना बताकर पेश करेंगे। ये वाकई परेशान करने वाले शब्द हैं और वे मूल रूप से मेरी अपनी खोज की पुष्टि करते हैं, जो यह है कि इन 28 बिंदुओं में से बहुत कुछ वही दर्शाता है जो मैंने 6 महीने पहले एक रूसी अंदरूनी सूत्र द्वारा पढ़ा था, जिसने मुझसे कहा था ये है जो हम संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रस्तावित करने की योजना बना रहे हैं। तो मूल रूप से हम देख रहे हैं कि स्टीव विटकोव उस चीज का समर्थन कर रहे हैं जो एक रूसी प्रस्ताव है, असल में एक रूसी प्रस्ताव। शायद इन 28 बिंदुओं में से कुछ बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन वे रूसी समर्थक स्थिति के मूल को नहीं दर्शाते। ट्रंप को यह यकीन दिलाना कि यह उनका ही विचार है, असल में अमेरिकी राष्ट्रपति को भ्रमित करना है। मैं भी इसे और तरह से नहीं देखता। स्पष्ट है, विटकोव को इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन के साथ क्या होता है। उसका लक्ष्य शांति पाना है और जितना जल्दी हो सके शांति पाना है। मेरे पास सभी दर्शकों से सवाल है
किसी युद्ध में जल्दी शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस कमजोर पक्ष को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दो, और इस मामले में वह यूक्रेन है। फिर हमारे पास शांति होगी, पर वह शांति नहीं होगी जिसके लिए अमेरिका लड़ता है। इसके अलावा अगर हम यूक्रेन छोड़ते हैं तो यह अमेरिका के हितों के लिए ठीक नहीं होगा। असल में इससे अमेरिकी करदाताओं पर और ज्यादा खर्च आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम अभी यूक्रेन को छोड़ देते हैं तो रूस यूरोप में और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। इसका अर्थ है कि महाद्वीप में अमेरिकियों पर अधिक बोझ पड़ेगा। पेंटागन को नाटो सहयोगियों के लिए और सैनिक निगरानी संसाधन, मिसाइल रक्षा व संकट प्रबंधन समर्थन बढ़ाना होगा। अगर भविष्य में ये करना पड़ा तो हम प्रशांत क्षेत्र और चीन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ध्यान रहे, ये पुतिन का यूक्रेन के साथ पहला शांति समझौता नहीं है। उन्होंने पहले ही कई समझौते किए हैं और उन सभी को तोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अगर हम सही सुरक्षा गारंटी नहीं देते तो रूस फिर से वापस आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक और बड़े और उलझे युद्ध में फंस जाएगा। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक भी है। अब हमें समझ आ गया है कि स्टीव विटकॉफ को मेरी कई बातों की परवाह नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों पक्षों के कांग्रेस सदस्य हैं जो बिल्कुल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और वे इसे उजागर कर रहे हैं। पहले हमारे पास रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकन हैं। वह साफ कह रहे हैं कि जो लोग रूसी आक्रमण का विरोध करते हैं और यूक्रेन को संप्रभु लोकतांत्रिक देश मानते हैं, यह साफ है कि विटकॉफ रूसियों का समर्थन करते हैं। उन पर वार्ता का नेतृत्व करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक और रिपब्लिकन हाउस प्रतिनिधि ब्रायन फिट्जपैट्रिक हैं जो स्थिति स्पष्ट बता रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। रूसियों के साथ वार्ता विटकॉफ को नहीं करनी चाहिए। यह काम विदेश मंत्री मार्को रूबियो को करना चाहिए। यह रूबियो का काम है और इसमें उनके पास किसी रियल एस्टेट मैग्नेट से कहीं ज्यादा अनुभव है। अब सोचिए, विटकॉफ का बचाव कौन कर रहा है? बताइए, कौन नहीं चाहता कि वह नौकरी खोए? क्रेमलिन। सुनिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी इन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स के प्रकाशित होने के बाद विटकॉफ की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आपकी नजर में यह सब क्यों किया गया? इन लीक और प्रकाशनों का मकसद क्या है? ये किस ओर ले जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले वहां कुछ भी भयानक नहीं है। देखिए, सबसे पहले उनमें कुछ भी खास तौर पर चिंताजनक नहीं है, और शायद वे आवाजें जो अब विटकोव को बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं, मुख्य रूप से शांति वार्ता के जरिए समझौते तक पहुंचने की अभी बहुत मामूली गति को कमजोर करने के लिए ही उठ रही हैं। एक गंभीर प्रक्रिया चल रही है। एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया गंभीर है। पुतिन ने कहा कि वह लुकाशेंको को बताएंगे कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। इस देश में चीजें ऐसी ही हैं। इस समय शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएंगे। यह प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ें, इस बात को अलग रखते हुए कि सामग्री सच है या नहीं, तो उसमें कुछ भी खास डरावना नहीं है। वहां कुछ भी भयानक नहीं है। ट्रंप ने भी एक टिप्पणी की जो विटकॉफ का अप्रत्यक्ष बचाव थी। यह वार्ताकार का आम काम है जो पक्षों से निपटता है, इसलिए मैं लीक के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहूंगा। यह कहना बढ़ा चढ़ाकर होगा कि इन निशानों का विनाशकारी मूल्य बहुत अधिक है। ब्लूमबर्ग को हमेशा सम्मानित माध्यम माना गया है। अब शुरू होने वाला है। सुनो, अब सम्मानित शब्द पश्चिमी मीडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि अब कोई किसी चीज से नहीं कतराता और पेशेवर शर्म भी नहीं बची। यूरी उशाकोव के अनुसार विटकोव अगले हफ्ते मॉस्को आएंगे। हाँ, हम इस दौरे और राष्ट्रपति से ठोस बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया जोर दे रहा है कि ऑर्बन शायद यहाँ आ सकते हैं। जैसे ही उन संपर्कों की पुष्टि हो जाती है और वे तैयार हो जाते हैं, हम आपको भी सूचित करेंगे। रूसी लोग विटकोव को चाहते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि पुतिन के प्रति अच्छे होने से रूसियों के प्रति भी अच्छे होंगे। वे केवल यूक्रेन में शांति मान लेंगे। लेकिन याद रखें, रूस ने कभी भी 28 बिंदुओं वाली शांति योजना को स्वीकार नहीं किया था, जिसे किरिल दिमित्रिव ने खुद लिखा था। पुतिन ने कहा, और मैं यहां पुतिन को उद्धृत कर रहा हूं, यह अंतिम समझौते का आधार हो सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन की आत्मसमर्पण योजना के बावजूद पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन और अधिक छोड़ दे। वह शांति नहीं चाहता, वह समर्पण चाहता है। और अंदाजा लगाइए क्या, जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के साथ बातचीत करता है और एक नई योजना लेकर आता है, नई 19 बिंदु योजना, रूस पहले ही सार्वजनिक रूप से इनकार कर चुका है
कह रहा है कि वे रियायतें नहीं मानेंगे। वे समर्पण की तलाश में हैं, बस इतना ही। सुनिए, ये हैं रूसी उप विदेश मंत्री। हम ट्रंप प्रशासन के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम लंबे समय से ट्रंप प्रशासन के प्रयासों का स्वागत करते आ रहे हैं कि वे उचित समाधान, उचित अंत ढूंढें। इस योजना के विभिन्न संस्करण, यह चीज एक बातचीत का मुद्दा है। किसी भी रियायत की कोई बात नहीं हो सकती, कोई समर्पण नहीं। हमारे द्वारा इन प्रमुख पहलुओं के समाधान के लिए अपनाए गए तरीकों के बारे में, जिनमें एसएमओ के संदर्भ में हमारे सामने आने वाली समस्याएं भी शामिल हैं, मैं यह जोर देता हूं कि विभिन्न आधारभूत तत्व अपने आप में समझौता किए गए समाधान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूसी संघ के राष्ट्रपति ने भी इसके बारे में बात की थी। यह वही आधार है जिसका हम अध्ययन करते समय और अपनी चर्चा जारी रखते हुए संदर्भ के रूप में उपयोग करेंगे। बहुत उस संस्करण का जो वर्तमान में चर्चा में है या चर्चा में आने वाला है। लेकिन यह एक कूटनीतिक और राजनीतिक तकनीक का सवाल है। बहुत ज्यादा। यह ऐसा सवाल नहीं है जिस पर चर्चा हो सके ऑनलाइन, क्योंकि इस समय दो गंभीर मुद्दे सुर्खियों में हैं। इसका कारण साफ है, सिर्फ अच्छा व्यवहार कर रूस से शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। जितना अच्छा व्यवहार उतनी ही उम्मीद। पुतिन मानते हैं कि भविष्य में उन पर कम दबाव रहेगा और इसका मतलब है कि वे अपना युद्ध और भी लंबा चला सकते हैं। पुतिन केवल तभी बातचीत के जरिए शांति पर विचार करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनके पास खोने के लिए कुछ है। अगर उन्हें लगे कि युद्ध जारी रखने की कीमत युद्ध रोकने की कीमत से ज्यादा है। हम जानते हैं कि पुतिन रूसी हताहतों की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि हम केवल रूसी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रतिबंध और यूक्रेन को पलटवार के साधन देकर ही कीमत थोप सकते हैं। रूस तभी वार्ता की मेज पर निष्पक्ष और स्थायी शांति समझौते के लिए आएगा। इस घटना का सबसे दुखद हिस्सा यह है कि कॉल के सिर्फ 7 दिन बाद यह हुआ। स्टीव विटकोव रूसी ब्लॉक को अमेरिकी मिसाइलों से मदद करते हैं, जबकि रूस ने यूक्रेनी किंडरगार्टन पर बच्चों की मौजूदगी में हमला किया। रूस द्वारा ड्रोन भेजने से ऐसा हुआ। सुबह 10 बजे यूक्रेनी समय पर उन्होंने वही समय चुना क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे स्कूल में होंगे और वे यूक्रेनी समाज को चोट पहुंचाना चाहते थे। अब यह एक ऐसी बात है जिसे मैंने विस्तार से कवर किया है क्योंकि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह देखना बहुत ही कठिन था। लेकिन दुर्भाग्यवश जितना अधिक मैंने इसमें गहराई से देखा, मुझे एहसास हुआ कि यह पहली बार नहीं है जब रूस ने किसी यूक्रेनी स्कूल पर हमला किया है। पिछले 3.5 साल में रूस ने यूक्रेन के 1800 से ज्यादा स्कूलों पर हमला किया, जिनमें 200 से ज्यादा पूरी तरह तबाह हो गए। कुछ बच्चों को बस समझ नहीं आता कि इससे कैसे निपटना है, क्योंकि वे इतने छोटे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। बस इस क्लिप को देखिए। माशा, तुम क्यों रो रही हो? माशा, क्या तुम रो रही हो? यूक्रेन में यह इतना आम हो गया है कि बच्चे अब बेसमेंट में जमीन के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए रूस के हमले में बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद रहती है, लेकिन दुर्भाग्य से बेसमेंट में इन बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए उचित सुविधाएं नहीं होती हैं और वे जमीन के ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास उन्हें सुरक्षित पढ़ाने के लिए उचित सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से इस थैंक्सगिविंग हमने यूनाइटेड 24 से संपर्क कर यूक्रेनी बच्चों के लिए सुरक्षित सीखने का माहौल बनाने में मदद करने का तरीका जाना। हम अभियान शुरू कर रहे हैं जिसे आप दान देकर समर्थन कर सकते हैं। आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। हम QR कोड को कोने में ही रखेंगे। मैं बस जल्दी बताना चाहता हूं कि पैसा कहां जा रहा है। यह पैसा इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा
कि यूक्रेनी बच्चों को एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक माहौल में पढ़ाई करने का मौका मिले। इसका मतलब सिर्फ बम शेल्टर, पावर जनरेटर और बाकी वो सब चीजें नहीं हैं जो शिक्षा प्रक्रिया को बिना रुकावट जारी रखने के लिए जरूरी हैं। हम जिस यूनाइटेड 24 संगठन के साथ काम कर रहे हैं वह यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान शुरू किया गया आधिकारिक फंडरेजिंग संगठन है। इसका एक साझेदार अमेरिका में भी है जो वहां गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। ये सभी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगर आप दान करने से पहले किसी भी चीज की दोबारा जांच करना चाहते हैं, आपका दान यूक्रेन के भविष्य के लिए जरूरी चीजें जुटाने या बहाल करने में लगेगा। याद रखिए, हर दान मायने रखता है, बड़ा या छोटा, सब महत्वपूर्ण है। आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक बार जब आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। यह $10, $24 या $50 दिखाता है। अगर आप चाहें तो अपनी राशि भी डाल सकते हैं। यह $1, $1, $10, $100 या यहाँ तक कि $100 भी हो सकता है, जो भी आप देने में सक्षम हो। फिर अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी भी छोड़ सकते हैं। आप गुमनाम या नाम के साथ दान कर सकते हैं। अगली स्क्रीन पर दान का तरीका चुनें। इसमें क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेनमो और गूगल पे शामिल हैं। बस जानकारी भरें और आप तैयार हैं। और एक बार फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, केवल तभी दान करें जब आप सक्षम हो और केवल उतना ही दान करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आप दान नहीं कर सकते या कर सकते तो वह भी बिल्कुल ठीक है। आप बस लाइक या सब्सक्राइब बटन दबाकर या एक कमेंट छोड़कर अपना समर्थन दिखा सकते हैं। अब मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, यह स्वार्थी होने के लिए नहीं है, लेकिन अगर YouTube को ज्यादा एंगेजमेंट दिखता है तो वे इस वीडियो को और लोगों को दिखाते हैं और इसका मतलब है कि हमें और दान मिल सकते हैं। अब इन सब के अलावा मेरे पास सभी के लिए एक संदेश है। फर्क नहीं पड़ता कि आप दान दे रहे हैं या नहीं, बस अपने सोशल मीडिया पर यूक्रेन के बारे में एक संदेश साझा करें और इस चैनल को साझा न करें, इस वीडियो को साझा न करें। क्योंकि सच कहें तो अगर मेरे किसी दोस्त ने अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो साझा किया है तो मैं उस पर क्लिक नहीं करने वाला। अगर वे किसी जरूरी मुद्दे पर 2-3 वाक्य लिखते हैं तो मैं जरूर पढ़ूंगा और ध्यान दूंगा कि वे क्या कह रहे हैं। कोई वीडियो या चैनल साझा न करें, बस यूक्रेन में हो रही घटनाओं पर अपनी ईमानदार राय साझा करें और जागरूकता बढ़ाएं। बस इतना ही। सभी को हैप्पी थैंक्सगिविंग। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।